वेल हाई चैम्स, दिस इज अपराजिता एंड वेलकम बैक टू evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर आपकी जियोग्राफी की बुक से, एंड हियर वी आर विद अ न्यू टॉपिक जो है नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब ये जो नॉन फूड क्रॉप्स है गाइज, बेसिकली इसका मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जो हमारे द्वारा ही उगाए जाते हैं लेकिन ह्यूमन के फूड कंजप्शन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए नहीं, बेसिकली हमारे बाकी एक्टिविटीज को या लाइफस्टाइल की चीज़ों को पूरा करने के लिए। जैसे कि कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे भी उगाया जा सकता है। ठीक है, एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यार, हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे। इसको नॉन फूड क्रॉप इसलिए बोला जाता है कि ये ऐसा क्रॉप है जो खाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं ये जो हम पढ़ने वाले बेसिक जो हम पढ़ने वाले इसकी फोटो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज रबड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रबड़ बेसिकली गाइज हमें इसकी पहले बचपन में भी नॉलेज इतनी थी नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों बड़े होके भी नहीं है, दैट जो भी रबड़ आप यूज करते हो ना, लाइक प्रेशर कुकर के अंदर जो काला सा वो पतला सा ऐसे रिम जैसा लगा रहता है जिससे सीटी बचती है, वो रबड़ का बना रहता है। जो मेडिकल डिवाइसेस बहुत सारे उसमें रबड़ का उपयोग होता है। मिक्सर में भी बहुत सारे लोगों का रबड़ का चीज़ें लगा रहता है। एंड जो हम रबर बैंड लगाते हैं बालों के अंदर, वो भी रबड़ का बना होता है। जितनी भी इलास्टिक वाली चीज़ें हैं रबड़ की बनी होती है। एंड मेडिकल ग्लव्स ले लीजिए, वो भी रबड़ के बने होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस रबड़ की, मतलब इसके लैटेक्स की बनी होती है। बेसिकली एक पेड़ से निकल रहा होता है, ये रबड़ का पेड़ होता है, और इधर ना बाक्स को, इसकी जो टहनियाँ होती है उसको ऐसे टैप टैप कर दिया जाता है एंड उसमें से धीरे धीरे करके रबड़ टप 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 करके गिर रहा होता है। बेसिकली ये डायरेक्ट यूज नहीं करा जाता है, दिस इज ओनली जस्ट लैटेक्स। फिर इसका बाद में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो रबड़ बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस कॉटन की, रुई जिसको हम कहते हैं। सीरियसली घाव पोंछने से लेकर कपड़े इसके पहनते हैं हम लोग, ये भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेन किरदार निभाता है। फिर बात आती है गाइस जूट की। ठीक है, जूट की भी बहुत सारी चीजें हम अभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कर चुके हैं एक्चुअली। मैं तो जूट बैग भी पहन लेके जाती थी अपना टिफिन वगैरह रख के। एंड मेरे घर में मेरी मम्मी जितना भी सब्जी वगैरह का सामान लेती है सब हमारे पास एक जूट बैग पड़ा हुआ है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चीप होता है एंड इको फ्रेंडली भी होता है। फिर हम बात करेंगे गाइस हेम्प की। ठीक है, हेम्प HEMP। ठीक है, हेम्प यानी कि भांग। ठीक है, भांग का पत्ता भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है गाइस, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। एंड देन विल टॉक अबाउट सिल्क। ठीक है, सिल्क यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम बनाता है, इसको रेशम भी बोलते हैं, है ना। सो अब धीरे धीरे करके हम लोग इसके पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे कि रबड़ के क्या क्या चीज़ें होती हैं। फाइबर बेसिकली ये फाइबर है, ये सारे वो फाइबर्स हैं जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉटन का क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होता है, एंड जूट किस तरीके से उगता है। ओके, अब गाइज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रबड़ की। ठीक है, रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्या होता है गाइज? इक्वेटोरियल वो क्रॉप होता है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही उगाया जा सकता है, और वो रीजन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत हो, और रेनफॉल यानी कि बारिश भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली आप इसको खारिफ क्रॉप से जोड़ सकते हो, क्योंकि जितने भी खारिफ क्रॉप्स हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि चावल को बहुत पानी चाहिए होता है और उतनी ही गर्मी, मतलब होता है नहीं, चिपचिपाहट, ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है अपने आप को उगाने के लिए। ठीक है, सो देखा जाएगा इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप्स वही होते हैं जिनको पानी और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद गाइस रबड़ का एक और पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड इसका रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बेसिकली चावल उगने के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है और उसका तापमान उसको 25 से 27 डिग्री चाहिए होता है, लेकिन इसको उससे भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है और 25 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, सो
एक और पढ़ते गए, एक रबड़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी रबड़ लगा है। इवन मेरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में रबड़ लगा होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार, जो हम इरेज़र यूज़ करते हैं, पेंसिल जब लगाते हैं फिर इरेज़र यूज़ करते हैं, क्या वो इरेज़र भी इसी रबड़ से, इसी प्लांट या मतलब पेड़ से निकले हुए सैप से बना हुआ है? तो बेसिकली नहीं, वो रबड़ सिंथेटिक रबड़ होता है गाइज, वो अच्छा नहीं होता है। सिंथेटिक मतलब केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया हुआ रबड़ होता है। इसलिए कहते हैं कि बचपन में ना रबड़ वगैरह मुंह में नहीं देनी चाहिए, वो सिंथेटिक होती है। ठीक है, अब हमने रबड़ के बारे में तो पढ़ लिया कि रबड़ को बहुत पानी चाहिए, बहुत ह्यूमिडिटी भी चाहिए। रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यह एक खारिफ क्रॉप भी है। और रबड़ मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, मेडिकल ग्लव्स बनाने के लिए, रबर बैंड नहीं, मैंने वो बोला रबड़ नहीं लगा रखा, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइबर्स की। बेसिकली ये वो फाइबर हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कपड़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरी टी शर्ट है, कॉटन की टी शर्ट है, एंड बेसिकली सबसे पहला हमारा फाइबर का नाम कॉटन ही है। एंड फिर आता है जूट की बारी, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम जूट कॉटन की बात करते हैं। कॉटन गाइज देखा जाए तो कॉटन का कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि कॉटन के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे माइक्रोस्कोपियल होल्स होते हैं। और हमें बोला जाता है कि समर्स में कॉटन के कपड़े पहनिए, क्योंकि उससे वो छोटे छोटे होल्स ना हमारी सारे पसीने इन सबको सोक आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉटन एक पूरी तरीके से नेचुरल एजेंट है, क्योंकि अभी के वक्त पे यार देखा जाए तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए मार्केट के अंदर। पॉलिएस्टर, लाइक्रा, रेयॉन कहते हैं सॉरी उसे, तो ये सब आ गए हैं और ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि ये नेचर द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इंसान द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी नहीं होते हैं। फिर यार हेम्प की बात करें तो हेम्प, ये आप सोच रहे हो यार भांग के कपड़े कैसे बन सकते हैं? तो यार भांग के पत्तों के भी कपड़े बनाए जाते हैं। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से एक्सक्लूसिव है, लोगों को आता नहीं है, इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहुत इंडिया में तो बहुत पहले से ये सब चीज़ें होती आ रही हैं। और भांग आप जानते हैं, होली आ रही है, होली तो देखा जाता है यार, होली शिवरात्रि में जो हम भांग वांग पीते हैं दूध डाल के, हम नहीं पीते। ठीक है, तो देखा जाए तो वो उसमें इस्तेमाल होता है, साथ साथ भांग का ऑयल भी निकलता है, भांग के पकौड़े भी बनते हैं। भांग एक तरीके से शायद बहुत सारा आयुर्वेद के अंदर और मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। फिर गाइस हम बात करते हैं सिल्क की। ठीक है, अब सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े, सिल्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मेरा तो मोस्ट फेवरेट उसमें आता है, फाइबर के अंदर आता है, बहुत सुंदर उसकी साड़ियाँ बनती है गाइस। बेसिकली ये सिल्क क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स द्वारा बनाया जाता है, इसको रेशम भी बोला जाता है, और जो बनाता है उसको रेशम का कीड़ा बोला जाता है। तो बहुत सारे ना मलबेरी एक पेड़ होता है, उसके पत्ते बिछा दिए जाते हैं और उसके अंदर ये सिल्क वॉर्म्स को डाल दिया जाता है। फिर ये धीरे धीरे करके अपने आसपास ककून बनाते रहते हैं। वो रेशम उनकी शायद थूक से निकलता है, तो वो ककून से धीरे धीरे करके सिल्क बहुत सारा बना देते हैं। एंड देन इसी तरीके से सिल्क की साड़ी या कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। बेसिकली गाइस सिल्क भी आजकल सिंथेटिक बनाने लग गए हैं लोग। मैंने यार पता नहीं किसमें देखा था, ब्लॉसम वगैरह या किसी की यूट्यूब की वीडियो में देखा था कि रियल सिल्क को जला दिया जाए तो वैसे मुड़ जाता है, और सिंथेटिक सिल्क को जलाओगे तो काला पड़ जाएगा, वो एशेज नीचे फेंकने लगेगा, राख। तो उसके भी एक तरीके होते हैं गाइस। तो ये कितने कॉटन फर्स्ट, जूट सेकंड, हेम्प के बारे में जो भांग कहते हैं हम इसको थर्ड, एंड सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स होते हैं, पूरी तरीके से नेचुरल और हमारे कपड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के बने बनाए हमें कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, सो अब फाइबर की बात हो ही रही थी गाइस, तो फाइबर में सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉटन, जूट, हेम्प। इसकी ग्रोथ गाइस सॉइल से होती है। ठीक है, ये सॉइल वाले प्लांट है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, जूट के लिए भी एक सॉइल एलुवियल सॉइल चाहिए, हेम्प के लिए भी एक अलग सॉइल चाहिए होता है। लेकिन ये सारे प्लांट है या पेड़ पौधे उसमें क्रॉपिंग में आ जाते हैं, क्रॉप्स उगाना पड़ता है इनको। लेकिन सिल्क इज द ओनली फाइबर क्रॉप जो उगाया नहीं जाता, कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गाइस
जो नेचुरल सिल्क है ये हमें ककून से मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेशम का कीड़ा ककून बनाता है, फिर उससे सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। सो उसके लिए ग्रीन लीव्स बिछा दी जाती हैं, वो ग्रीन लीव्स मलबेरी लीव्स होती हैं, और फिर वो अपना ककून बनाता रहता है, और इसी तरीके से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। अब इस सिल्क फाइबर बनाने की तकनीक को, या इसके अंदर जो भी जुड़ा हुआ होता है, ये जॉब करता है, उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करना, उनको मलबरी के पत्ते बिछा कर देना, उस सिल्क को निकालना, सच में बहुत डेलिकेट काम होता है। सो ये सारा काम बेसिकली सब कुछ सेरीकल्चर में फॉल डाउन करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यार कॉटन के बारे में। अभी तक हमने कॉटन के बारे में नहीं पढ़ा, यहीं पे पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन एक खारिफ क्रॉप है गाइस। बेसिकली कॉटन को पानी देखा जाए तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। आप सोच रहे हो कि खारिफ क्रॉप तो वो क्रॉप्स होते हैं ना जिनमें पानी और ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वो भी खारिफ क्रॉप होते हैं गाइस जिनको मैच्योर होने में या बड़ा होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, उनको भी खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। सो कॉटन भी खारिफ क्रॉप है गाइस। इसको 6 से 8 महीने यानी कि 210 दिन चाहिए होते हैं, फ्रॉस्ट फ्री 10 दिन, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो खारिफ जितने भी क्रॉप्स हैं वो रेनी सीजन के वक्त पे, रेनी सीजन के स्टार्टिंग में बोए जाते हैं, और रेनी सीजन के खत्म होने पे उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे रेनी सीजन के बीच में और स्टार्टिंग में कहीं पे भी ना विंटर्स नहीं आते हैं। सो कॉटन भी वो वाला क्रॉप है जिसको विंटर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको ठंडी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, फ्रॉस्ट फ्री 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए, मतलब टोटल इसको 7 से 8 महीने एकदम ठंडी नहीं चाहिए होती है, ब्राइट एंड अच्छी सनशाइन चाहिए होती है, और ये सिर्फ ब्लैक सॉइल पर ही उगाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात आती है गाइज, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी चाहिए होता है इसको, ठीक है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए अगर आपको इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए तो। एंड अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की, तो देख लेते हैं ब्लैक सॉइल भी कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि ब्लैक सॉइल बेसिकली कुछ ही जगहों पे इंडिया में पाया जाता है। सबसे पहला याद रखिएगा दोस्तों, डेक्कन प्लेटू या डेक्कन पेनिनसुला में हमारा ब्लैक सॉइल मिलेगा, यानी कि दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट की ओर, ठीक है, यानी कि हमारे जो भारत है उसका वेस्टर्न भाग में, मध्य प्रदेश वो सेंट्रल इंडिया पड़ जाता है पर थोड़ा वेस्ट में ही लेके चलो, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं गाइस जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, बाकी सब जगहों पे नहीं मिलता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बेसिकली कहाँ पे, वेस्ट में मिलेगा और साउथ में मिलेगा, अच्छे से याद रखना बेडू लोग, ठीक है। फिर यार कॉटन की और बात हो रही है तो एक और पॉइंट कर लेते हैं, जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट पार्ट। फिर बात आती है कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये हो गया हमारा साउथ के पार्ट। और फिर बात आती है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, ये हो गया हमारे नॉर्थ के पार्ट। लो एक्स्ट्रा एक और मिल गया, नॉर्दर्न रीजन भी है भाई। यार अब हम बात करने जा रहे हैं जूट वाले क्रॉप की। जूट बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जूट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रह चुका है इंडिया। और अगर देखे जाए तो जूट के पर्दे बनते हैं, जूट की बोरियां बनती हैं जिसमें आलू भरे जाते हैं या फिर जिसमें कुछ भी सामान भरा जाता है। ये जूट बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हो, बहुत फाइबरस क्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा ताकत भी होती है इसमें, मतलब कॉटन जैसे बहुत नॉर्मल और बहुत नरम क्रॉप है, बहुत सेंसिटिव, वैसे ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर्स क्रॉप है, ठीक है, काफी रफ होता है। इसी की तरह हेम्प भी होता है गाइस, हेम्प जो हमने पढ़ा नहीं था, भांग का पत्ता, ठीक है, भांग का पत्ता तीनों नहीं, गाना नहीं, ठीक है। तो गाइस देखा जाए तो हेम्प का एक और आपको पॉइंट बता देती हूँ, हेम्प जूट से 4 टाइम्स ज्यादा ताकतवर होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और हेम्प का एक और पॉइंट बता देती हूँ, हेम्प फाइबर को आप जितनी बार भी धो वो अपना कलर रिटेन करके रखता है, उसका कलर नहीं बर्बाद जाता है, ठीक है, और वो पानी भी कम लेता है धुलते वक्त, बता दिए, ठीक है। हेम्प के बारे में आया तो लिख डालना भाई। तो अब जूट की बारी आ रही थी, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन, क्योंकि दिखने में ही
जी हाँ, गोल्डन है। तो जूट की एक और पॉइंट पढ़ते हैं गाइज, ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है, फ्लड प्लेन के। बेसिकली ये किसी भी ऐसे अनफर्टाइल सॉइल में जाके नहीं उग जाएगा, इसको फर्टिलिटी चाहिए, उपजाऊगृति चाहिए, और इसको पानी उतना ही चाहिए जितना रबड़ को चाहिए, यानी कि 200 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा पानी पीता है, ठीक है। और इसको अच्छा खासा एक टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। ये भी खारिफ क्रॉप में गिना जाएगा। फिर गाइज देखा जाए तो इससे गिनी बैग्स बनते हैं, ये वही बैग्स है जिसके अंदर चीजें, बोरियां जिसको हम बोलते हैं। फिर बैग बनते हैं, मैट बनते हैं, रोप बनती है। रोप कैसे भूल गए यार, रोप तो बहुत इस्तेमाल होता है, आई थिंक मेरे घर में अभी भी पड़ा होगा। यार्न बनता है, यार्न बेसिकली इसके धागे भी बनते हैं, धागों से बुनाई होती है, कारपेट्स बनते हैं बेसिकली। और ये एक ऐसा है ना कि इसका मैट बनाओगे ना और इस पे पानी के गीले पैर लेके बैठोगे या पैर लेके जाओगे तो बड़ी जल्दी पानी सोख लेगा, ठीक है। एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, इससे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जाते हैं, इवन इयररिंग्स भी बनाने लग गए यार आजकल, ठीक है। जूट के ऑर्नामेंट्स भी बनाने लग गए आजकल, लेकिन वो चुपते होंगे आई गेस, नहीं उनको फ्लरिश अच्छे से फर्निश कर दिया जाता होगा, ठीक है। बाय द वे जूट का एक और पॉइंट है यार, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं गाइस, वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न स्टेट है, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स है गाइस, ईस्टर्न इंडिया के, पूर्वी भारत। और एक और था गरही हिल्स ऑफ मेघालय, आई डोंट नो, आप देख लेना एक बार, मेघालय समझ के चलिए, लेकिन कोई हिल है जहां पे इसकी खेती होती है, ठीक है। सो जूट, कॉटन, हेम्प और नेचुरल सिल्क एंड रबड़, सबके बारे में हमने पढ़ लिया। ये थे हमारे नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप जो उगाए नहीं जाते खाने के लिए, ठीक है। सो उगाए जाते हैं पहनने के लिए, किसी और यूज के लिए। बेसिकली दूसरा हमारा टॉपिक होगा टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरी वीडियो में करेंगे यार इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय।